हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग मजे में, सेफ एंड साउंड। चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया एक्साइटिंग लेक्चर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बराबर से? बेटा फटाफट मुझे बता दो, यस और नो। आवाज आ रही है बराबर से? विजिबिलिटी सही है? यस यस, ओके, चलो फाइन। चलो आ गए, सब लोग जुड़ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में अलग अलग दो तरह के मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन इन वेपर, राइट। और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी दिया था कि जो वेपर प्रेशर अदरवाइज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो है वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन के साथ कैसे रिलेट करता है। तो YA इज इक्वल टू P नॉट X से ओवर PT, यानी P टोटल, राइट। तो इससे हमने उसको रिलेट किया था और हमने आपको लास्ट टाइम XA प्लस XB और YA प्लस YB के लिए भी डिस्कशन बताया था, राइट। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डिस्कशन है ग्राफ से शुरू कर रहे हैं हम, और इसमें दो पॉइंट्स में नए बताने जा रहा हूं ग्राफ से। ओके, चलो तो पहले हम चेक करते हैं। पहले ये तीन ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और बाद में एक और ग्राफ हम डिस्कस करेंगे जो इसी के बेस पे होगा और वहां से दो पॉइंट नए बताएंगे। चलिए, आपको पता है कि वेपर प्रेशर वर्सेस जब हम मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे P नॉट B टू P नॉट A तक का ये P टोटल का ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो P टोटल का ग्राफ है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने यहाँ पे PB के लिए यानी XA के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ ऐसे बन रहा था और XA के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है। और हमने क्या किया था, ये वाला जो लाइन है वो क्या शो कर रहा था, P टोटल। ये लाइन जो आपको शो करके देता है P टोटल का वैल्यू आपको बताता है, मतलब ये PA प्लस PB का वैल्यू है, अदरवाइज P नॉट XA प्लस P नॉट B XB है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मगर अब ऐसा ही ग्राफ हम यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस XA लिया था, यहाँ पे ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर वर्सेस YA। YA जो है वो क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ A है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो आप देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, YA इज इक्वल टू P नॉट XA ओवर PT, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोस्ट ऑफ द केस में केमिस्ट्री में 95% केस में दो तरह के ही ग्राफ बन सकते हैं। एक ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और दूसरा बनेगा इस तरह से कोई भी कर्व, राइट। ऐसा हाइपरबोला जैसा कर्व आपको कहीं मिल सकता है, या तो ऐसा कर्व वाला ग्राफ होगा या लीनियर ग्राफ होगा। बस दो ही टाइप के ग्राफ केमिस्ट्री में होते हैं या फिर पॉसिबल है। क्योंकि अगर रिलेशन जो है ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ XA का, तो वो प्रोपोर्शनल होगा, या फिर वो रिलेशन क्या हो सकता है, टोटल वेपर प्रेशर और YA जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। अब इस तरह से ग्राफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि YA का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे PT जो है
y का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो pt घटता जाएगा और वापस एक टाइम टेबल वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू pa और विथ रिस्पेक्ट टू pb। सो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हमने जो दिखाया है वो पीटी के लिए है, टोटल वेपर प्रेशर के लिए ये ग्राफ हमने बनाया हुआ है। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से कर्व जैसे फॉर्म में मिल रहा है ना। तो हमेशा इस ग्राफ के जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है या सॉल्यूट जो है उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर पूछा है, अदरवाइज इन सॉल्यूशन फॉर्म पूछा है, तो हमें पी टोटल का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के साथ बात है तो वो हमें मिलेगा हमेशा इस तरह से कोई कर्व। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 1/p, अदरवाइज 1/p टोटल 1/ वेपर प्रेशर वर्सेस YA का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, YA इज इक्वल टू 1/p टोटल। ये P टोटल ही है, हाँ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है ये, तो P टोटल ही है। तो P टोटल के लिए YA इज इक्वल टू 1/p टोटल, इसको 1/p टोटल P नॉट A x ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें ग्राफ किसके लिए पूछा गया है? YA वर्सेस 1/p टोटल। तो अब दिख रहा है ना आपको, ये क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज ये इक्वल है, इक्वली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये प्रोपोर्शन डाल देते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ग्राफ मिलेगा? इसके लिए डेफिनेटली हमें ग्राफ क्या मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। मगर यहां पे अगर मैं 1/pt ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो किसका मिलेगा? ये ग्राफ मुझे 1/b यानी P नॉट B और 1/P नॉट A के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो इनवर्स ले रहे हैं ये 1/b यानी वेपर प्रेशर इनवर्स है। ठीक है, ये 1/v p है, ये 1/vp वर्सेस YA का ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया तो हमें क्या मिलेगा? ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मगर एक चीज याद रखो, ये स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिल रहा है, मगर यहाँ पे 1/P नॉट B और 1/P नॉट A के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर 1/T हम ले रहे हैं इसलिए। तो ग्राफ हमारा क्या जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों केस में हमने, या फिर तीनों केस में हमने क्या माना हुआ है कि P नॉट A जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है? P नॉट B। इसमें भी वही कहानी है, P नॉट A जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है B के कंपैरिजन में, ज्यादा वोलेटाइल है, इसलिए इसका जो P नॉट A जो है वो मुझे ज्यादा मिल रहा है। Are you getting this? तो अगर P नॉट A की वैल्यू ज्यादा है तो उसका हम अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका वैल्यू छोटा मिलेगा। और P नॉट B छोटा है तो उसका वैल्यू हमें डेफिनेटली क्या मिलना चाहिए? बड़ा मिलना चाहिए। ओके, तो ये गलती ना हो, याद रखना 1/, वेपर प्रेशर और उसके लिए ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। इज इट फाइन? ये क्लियर है सबको? राइट, ये तीनों ग्राफ बराबर से समझ में आ गए? तीनों ग्राफ बराबर समझे? ओके, चलिए तो हम अब एक और ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ में ये फोर्थ ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ में हमें वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो अब ये मोल फ्रैक्शन तो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in solution phase,
सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूट इन वेपर फेज, सॉल्वेंट इन वेपर फेज, मतलब हम वेपर फेज या फिर सॉल्यूशन फेज दोनों के लिए ये वाला ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ग्राफ को मर्ज कर रहा हूं। दोनों ग्राफ को मर्ज कर रहा हूं मतलब यहाँ पे जो मैंने 1 नंबर वाला ग्राफ बनाया था जो स्ट्रेट लाइन था वो, और ये जो सेकंड ग्राफ है जो वेपर फेज के लिए होता है वो, इन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, है ना, इन दोनों ग्राफ को हम मर्ज कर रहे हैं। तो मैं यहां पे बता सकता हूं ये वाला लाइन आपको जो दिखेगा वो क्या होगा, ये P नॉट A मिलेगा मुझे और ये P नॉट B मिलेगा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, XA वर्सेस VP के लिए है, और ये वाला ग्राफ मुझे क्या मिलेगा, ये वाला ग्राफ जो मिल रहा है मुझे वो YA के लिए मिल रहा है। इस लाइन को मैं स्ट्रेट बना देता हूं क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इसको स्ट्रेट बना देते हैं जिससे गलती ना हो। चलिए ठीक है, हमारा एम ये है कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, डी जैसा बनना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा बनना है, यानी डी बनना चाहिए, है ना। अब समझना, हाँ इसको मिटा देते हैं हम, अब इसका कोई काम नहीं है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, तो उस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखना। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, समझना, किसी भी गैस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना क्या होगा, कंडेंसेशन। अदरवाइज वेपर को लिक्विड में करना है तो इसके लिए क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। तो किसी भी चीज को कंडेंस करने के लिए, उसको लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना होगा या प्रेशर कम करना होगा। ऑब्वियसली किसी भी गैस को लिक्विड में लाना है तो उसके ऊपर मुझे प्रेशर जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तब क्या हो जाएगा, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वेपर जो है वो क्या हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। और इससे उल्टा सोचते हैं कि किसी भी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे प्रेशर आपने रिलीज करते गए, तो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, गैस में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। यहाँ पे हम एक पिस्टन बना रहे हैं, इस पिस्टन में मैंने, यानी इस वेसल के अंदर हमने एक पिस्टन रख दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने भर दिया है एक सॉल्यूशन, अदरवाइज एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ पे मेरे पास है, ये है हमारा पिस्टन, ठीक है। अब देखना, ये एक सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे मैं एक और चीज कर रहा हूं, ये वाला पिस्टन जो है उसको मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, हमारा लिक्विड यहां पे है, ओके। इतनी चीज समझ में आई। हमने क्या किया, लिक्विड तो वही रहेगा, हमने ये जो पिस्टन था ना, उस पिस्टन को ऊपर की ओर खिसका दिया,
उस पिस्टन को हमने ऊपर ले लिया। अब जैसे ही आप पिस्टन ऊपर लोगे, इसका मतलब आपने यहाँ पे अंदर क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपको वो आप जब होली वगैरह पे वो पिचकारी यूज करते हो ना, तो पिचकारी में क्या होता है, तो बड़ी सी पिचकारी है, मान लो अगर मेरे पास ये रही है पिचकारी है मेरे पास, चलो बढ़िया वाली पिचकारी, यस, चलो ये पिचकारी है मेरे पास, है ना, ओके। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है, उस हैंडल को आप खींचते हो, है ना, इस तरह से आप हैंडल को खींचते हो। आप क्या करते हो, पानी के अंदर उसको रख के ऐसा खींचते हो, है ना, उस पिचकारी के आगे वाला पार्ट पानी में रख के ऐसा खींचते हैं हम। जैसे आप खींचोगे ना, तो अंदर क्या होता है पता है, ये जो यहाँ पे आपके हाथ में हैंडल जो होता है, हैंडल के साथ यहाँ पे अंदर एक लोहे का एक पूरा सा रोड होता है। उस रोड के एंड पे, उसके एंड पे एक गोल सा एक सक्शन होता है, या फिर गोल सा एक पिस्टन जैसा होता है, पिस्टन ही होता है वो पूरा यहाँ पे नीचे की ओर होता है। अब जैसे आप इसको खींचोगे ना, जैसे आप इसको खींचोगे, वो क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर खींचेगा, और वो यहाँ पे जो अंदर जो आगे जो नोजल होती है, उस नोजल के थ्रू पानी को अंदर सक्शन करेगा, अंदर खींचेगा वो, राइट। वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या रखा है, आगे वाला पार्ट जो है क्या रखा है, खुला रखा है। नोजल में आगे छेद होता है जहां से पानी ऊपर आता है, और अगर इसको आप वापस प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम से पिचकारी निकलेगी, तो आप उस सबको रंग लगा सकते हो, है ना। ये पिचकारी जो है, ये वाला जो मैकेनिज्म है वही यहाँ पे है, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी अंदर पानी भरा हुआ है, समझना, यहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, यहाँ से ये पिचकारी बंद है, आगे वाला नोजल है ही नहीं, नोजल वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे मैंने पैक कर दिया, इसको पूरा सील कर दिया यहाँ से, और अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर क्या है, ये पिस्टन, ठीक है। अब मैं जब ये पिस्टन को खींचूंगा ऐसे, जब ये वाला पिस्टन को मैं ऊपर खींचूंगा, तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा, सक्शन होगा। सक्शन का मतलब है प्रेशर का रिलीज होना, प्रेशर रिलीज होगा। जैसे आप ऊपर खींचोगे, प्रेशर रिलीज होने की वजह से अंदर का जो पानी है, उस पानी का वेपर में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, समझना बराबर से, वेपर में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। आपको लगे सर हमने कोई टेम्परेचर तो दिया नहीं, टेम्परेचर तो अप्लाई नहीं किया मैंने, फिर भी वो वेपराइज क्यों हो रहा है। मगर एक चीज समझो बेटा, वेपर्स जो है वो 0 डिग्री वाले पानी में भी होती है, 0 डिग्री वाले पानी में भी होती है। अगर 0 डिग्री पे भी उसका प्रेशर जो है वो मैं कम कर दूं ना, तो वहां से भी और ज्यादा वेपर बनने शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, आपस से सुनना, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to 1 atmosphere और external pressure। अभी external pressure क्या होता है हमारे अर्थ पे, 1 atmospheric pressure यानी 760 mm, that is known as normal boiling point, okay। The temperature at which the liquid, the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of 1 atmosphere और 760 mm और एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ये क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई बराबर से? अब अगर मैं किसी भी लिक्विड, पानी की बात करते हैं, हमारे लिए पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है, अब अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ना हो, 760 mm ना हो, और वो मान लो 760 से कम होगा, तो पानी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिस कंडीशन पे कोई भी पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पे जो वेपर्स बनेगी ना, वो वेपर्स का वेपर प्रेशर 760 mm जितना होगा। अगर मैंने उसी प्रेशर को 760 से कम कर दिया, 760 से मैं कम कर रहा हूं, तो अब टेम्परेचर मुझे कितना लगेगा, 100 डिग्री नहीं लगेगा, अब तो उससे कम हो जाएगा। का पॉइंट बेटा, आपको समझ में आ रही है बात बराबर से? अगर मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा, राइट।
तो वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है। प्रेशर कम कर रहे हो तो वेपर ज्यादा बनेगी, जितनी वेपर ज्यादा बनेगी उतना ही जल्दी से वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। अगर वो वेपर ज्यादा बन रही है तभी तो वो जल्दी से एक्सटर्नल प्रेशर जितनी हो जाएगी, तो कम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू। तो बॉयल होने तक की वो वेट नहीं करती, वो पहले से ही ज्यादा वेपर बनानी शुरू कर देती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट आते आते वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जितना हो जाए। बहुत ही कंसेप्चुअल है बेटा, ये बहुत ही सही से कंसेप्चुअल ये टॉपिक है, बराबर से समझना। देखो वेपर प्रेशर या फिर वेपर्स का बनना प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। हमने यहाँ पे अभी आपको ये रिलेशन बताया कि गैस टू लिक्विड जाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको लिक्विड टू गैस जाना है यानी लिक्विड टू वेपर में जाना है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना क्लियर हो गया सबको, ये बात समझ में आ गई? सिर्फ 1 मिनट के लिए ये वाला पार्ट एक बार देखो, बाद में आगे जाते हैं। ये जो रिलेशन मैंने बताया वो देख लो फटाफट और बताओ डन। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो यस गॉट इट। चलिए अब देखो, अब मैंने जैसे ही यहां पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया या फिर डिक्रीज किया, प्रेशर जैसे डिक्रीज किया, जैसे मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा ना तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट इस प्रेशर का ऐसा आएगा जिसमें मैं प्रेशर रिलीज करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पानी का पहला वेपर पॉइंट मिलेगा या फिर पहला वेपर का ड्रॉप बनेगा। ऐसा एक प्रेशर आएगा जब पानी से पहला एक वेपर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे पहली एक वेपर बन रही है, मान लो यहां से एक पहली वेपर बन रही है, पहला एक वेपर का पॉइंट, ये वेपर का एक बिंदु बना, वेपर बना। इस प्रेशर को या फिर इस पॉइंट को जब पहला आपका वेपर बनता है उसको बोला जाता है बबल पॉइंट। इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। अब और आगे जाते हैं, एक बार और मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, प्रेशर मैंने और रिलीज कर दिया, पानी यहां पे है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। ये मैं यहां पे ले रहा हूं प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पी एक्सटर्नल लिख रहा हूं मैं इसको, PEXT, PEXT का मतलब है एक्सटर्नल। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहां पे मैं P एक्सटर्नल की वैल्यू जो है लेट्स से 0.8 एटीएम कर रहा हूं, मैंने प्रेशर और डिक्रीज कर दिया, 0.8 एटीएम कर दिया। अब यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है, जो यहाँ पे लग रहा है वो P एक्सटर्नल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 0.6 एटीएम। चलिए 0.6 एटीएम कर दिया मैंने। जैसे मैं 0.6 एटीएम करूंगा ना तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, काफी सारे और वेपर्स के पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए होंगे। ये ऐसा पॉइंट था जब फर्स्ट वेपर बनी थी, ये ऐसा पॉइंट है जब वेपर्स बननी शुरू हो गई और ज्यादा वेपर्स बननी शुरू हो गई, ठीक है। चलिए एक स्टेप और, प्रेशर फर्दर और रिड्यूस कर रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्टेंस को एकदम ऊपर में ले गया, यहां पे मेरे पास है
पानी, ठीक है। अब देखना, हाँ, अब यहां पे मैंने प्रेशर और रिलीज कर दिया, मान लो ये प्रेशर मैंने रिलीज करके कर दिया 0.4 atm, चलिए 0.4 atm हो गया, यहां तक में गया। अब मैंने ये जो रिलीज किया, इस कंडीशन में हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना, वो खूब सारी वेपर्स बननी शुरू हो गई, खूब सारी वेपर्स यहाँ से बननी शुरू हो गई, और बनते 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 ऐसी कंडीशन आ गई, अब समझना, ऐसी कंडीशन आ गई कि ये पूरा लिक्विड जो है वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया। ये पूरा लिक्विड मान लो वेपराइज हो गया, और यहां पे पूरा लिक्विड वेपराइज होके सिर्फ एक वेपर का जो है वो पार्टिकल बचा है, बाकी सारी चीजें क्या बन गई, वेपर बन गई। सिर्फ एक लिक्विड का जो ड्रॉप है, सिर्फ एक लिक्विड का ड्रॉप जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। ओनली ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये ओनली ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। इतना प्रेशर रिलीज कर दिया है हमने कि सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, सिर्फ एक बूंद पानी की बची है। इस वाली कंडीशन को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। इस कंडीशन को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब इससे भी और आगे लेके जाऊंगा, अगर मैं इससे भी थोड़ा प्रेशर और रिलीज कर दूं, मतलब ये 0.4 एटमॉस्फेयर है ना, मैं 0.2 एटमॉस्फेयर कर दूं लेट्स से, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो पानी का जो बूंद है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वो भी कहां चला जाएगा, सॉरी, वो भी कहां चला जाएगा, वेपर, है ना। तो ड्यू पॉइंट के बाद क्या होता है, सिर्फ वेपर फेज, ठीक है, वेपर फेज, ओनली वेपर फेज। ड्यू पॉइंट के बाद होता है ओनली वेपर फेज, ठीक है। और बबल पॉइंट से पहले क्या होता है, जब भी एक भी बबल नहीं बना, एक भी वेपर का पार्टिकल नहीं बना, तो उससे पहले वाला जो केस है वहां पे क्या होता है, ओनली लिक्विड फेज, ओनली लिक्विड फेज। तो हमने क्या किया, यहां पे वापस प्रेशर डिक्रीज किया, यहां भी प्रेशर डिक्रीज किया, यहां भी प्रेशर को डिक्रीज किया। समझ आ रही बात, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है, ये समझा ना सबको। प्रेशर कम करते जा रहा हूं, पहला ऐसा प्रेशर जहां पे फर्स्ट वेपर बना उसे मैंने और आगे लेके गया मैं, तो एक कंडीशन ऐसी आगे होगी यहां पे कि अब वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। इससे फर्दर प्रेशर में रिलीज कर रहा हूं और डिक्रीज कर रहा हूं प्रेशर को, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक ही लिक्विड का पार्टिकल बचा होगा, बाकी सारी वेपर्स बनने के लिए होगी। उस पॉइंट को बोला जाएगा ड्यू पॉइंट, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट से और प्रेशर कम करोगे अगर, तो सारा वेपर बन गया होगा, सब कुछ वेपर बन जाएगा। जबकि बबल पॉइंट से पहले ओनली लिक्विड फेज, और बबल पॉइंट के सॉरी ड्यू पॉइंट के बाद ओनली वेपर फेज। इज इट ओके? ये डायग्रामेटिकली आपको समझ में आया, डायग्राम से कैसे हम समझते हैं ये फिर ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट क्या होता है, ये क्लियर हुआ। मुझे 2-3 लोगों ने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये लोग वापस से देख लो, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनको बराबर समझ में आ गया ना। अब आते हैं ग्राफ पे, ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ पे आपको ये प्रेशर में डिक्रीज करते जा रहा हूं बेटा, अगर मैं यहां से उल्टा जाऊं, प्रेशर इंक्रीज करते जाऊं, करते जाऊं, इंक्रीज करते जाऊं, इंक्रीज करते जाऊं, इंक्रीज करते जाऊं, तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, लिक्विड फेज में। वही तो बता रहे थे ना कि गैस टू यानी वेपर टू लिक्विड में जाना तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और आपको लिक्विड टू गैस में जाना तो प्रेशर कम करते जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ में आते हैं। इस वाले ग्राफ में हम यहां पे एक पॉइंट बना रहे हैं, एक पॉइंट यहां पे बनाया मैंने, दूसरा पॉइंट यहां पे बनाया, तीसरा पॉइंट यहां पे बनाया, चौथा पॉइंट यहां पे बनाया, पांचवा पॉइंट यहां पे बनाया। 5 पॉइंट मैंने बनाए। इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है।
हमने यहाँ पे 5 पॉइंट बनाए हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब आप जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट वहां पे क्या होगा बता सकते हो? हमारे पास 4 चीजें हैं, सुनना, 4 चीजें हैं। ओनली लिक्विड, ओनली वेपर, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए पॉइंट के ऊपर क्या होगा? पॉइंट ए जो है वो क्या होगा? जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ मुझे बेटा, ए जो है वो क्या हो सकता है? जल्दी से लिखो, 4 में से कौन सा ये पॉइंट हो सकता है? ओके, नकुल शर्मा, लिक्विड फेज ओनली, ओनली लिक्विड, वेपर फेज, ओनली लिक्विड, ओनली वेपर। फर्स्ट मतलब क्या? फर्स्ट क्या? फर्स्ट नहीं, मुझे बताओ। वेपर फेज, लिक्विड फेज, बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, क्या? ऐसा लिखो, ओनली लिक्विड, वेपर फेज, ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड, वेपर फेज। चलो, रोहन वेपर फेज बोल रहा है, सृष्टि ओनली लिक्विड, सानिका वेपर फेज, वैष्णवी लिक्विड फेज। ओके, वेरी गुड। संजय ओनली लिक्विड फेज, कनक ओनली वेपर फेज, सुमित लिक्विड फेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, आपने आपकी तरफ से बहुत सही दिमाग लगा लिया है, मगर अब एक चीज बराबर से समझो। अब ऐसे ही रैंडमली आंसर मत चेक करो, आप साइंटिफिकली इसको सोचो। साइंटिफिकली क्या है? साइंटिफिकली हम कैसे सोच सकते हैं इसके लिए? तो देखो, हमने क्या बोला, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या है? वो लिक्विड फेज है। अब आपको पता तो है नहीं कि यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्या है, मगर वो तो दिख रहा है ग्राफ से। एक चीज तो दिख रही है कि ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर का वैल्यू जो है वो क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब प्रेशर का वैल्यू जो है डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे ही प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, ऑब्वियसली वो लिक्विड टू बबल टू इक्विलिब्रियम टू ड्यू पॉइंट टू वेपर फेज में आ जाएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ये प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर पे क्या होता है? लिक्विड फेज होता है। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, चलो देखते हैं, तो लिख लेते हैं इसको। तो ए पॉइंट जिन लोगों ने बताया कि लिक्विड फेज है वो करेक्ट है। ओनली लिक्विड फेज, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओनली लिक्विड फेज, ठीक है। ये ओनली लिक्विड फेज है, हाई प्रेशर है। लो प्रेशर, बी वाले पॉइंट पे आ जाओ। अब बी वाला पॉइंट कौन सा है पता है आपको? बी वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट वो है जहां पे वेपर्स बनना शुरू हुआ है, वेपर्स बनना शुरू हुआ है। मतलब बी जो है वो क्या है? हमारा बबल पॉइंट, ठीक है। बी जो है वो क्या है? कौन सा? इस लाइन के ऊपर, ये जो वाली लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर डी वाला जो ये लाइन है ना, उसके ऊपर में जो पॉइंट है वो है हमारा बबल पॉइंट। सी क्या है? सी जो है वो लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम है। ये लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये वाला पॉइंट, ये सी है। यहाँ पे क्या है? वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। मतलब एक सिग्निफिकेंस है उसका, सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो है, यानी सफिशिएंट अमाउंट में वेपर और लिक्विड्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसके बीच में लिक्विड और वेपर के बीच का ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब सिग्निफिकेंट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में वेपर और ये दो चीजें होंगी, लिक्विड। डी, डी का मतलब क्या है? यहाँ पे है ड्यू पॉइंट। देखो डी कहां पे लिखा है मैंने? डी जो है इस लाइन पे लिखा है, यानी जो कर्व है ना, डी का जो ये कर्व है उस कर्व के ऊपर है, मतलब ये है ड्यू पॉइंट, ठीक है। और ई क्या हो जाएगा? दिख रहा है सबको? ई दिख रहा है सबको? यस। ई जो है वो क्या है? ई जो है वो ओनली
वेपर फेस, ये ओनली वेपर फेस हो गया, मतलब कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई वाला पॉइंट हो गया। देख लो बराबर से, फटाफट 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, जल्दी से इस चीज को ऑब्जर्व करो और देख के बताओ मुझे, कहीं भी डाउट है तो मुझे बताओ। ये ग्राफ, ये फिगर्स और ये हमारा कंक्लूजन, एबीसीडी क्या है, ये पॉइंट्स, कंक्लूजन, फिगर, ग्राफ, फिगर और कंक्लूजन में से कहीं भी डाउट है तो मुझे लिख के दे दो जल्दी। ग्राफ, फिगर्स और कंक्लूजन, ठीक है, डन, नो डाउट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखो बेटा, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी के बुक में इस बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई अता पता ही नहीं है इसका, मगर इसके बेस पे एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो वाला पॉइंट यहां से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और वो वाला पॉइंट हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल, हमें फॉर्मूला जो हमने अब तक जो फॉर्मूला लर्न किए हैं उसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी और आंसर लाना है, मगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका फॉर्मेट आपको फंसा देगा, तो हमें वो चीज जो है वो आप यहाँ पे चेक करते जाएंगे, वो इससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट समझ में आया। अब अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बबल पॉइंट के लिए क्या डेफिनेशन लिखोगे, reduced pressure, a reduced pressure at which, a reduced pressure at which first drop of vapor is formed, first drop of vapor is formed, that is known as bubble point. Okay, what is dew point? ड्यू पॉइंट पे यहां पे हम प्रेशर रिलीज करें, डिक्रीज करें, उसके बेस पे क्या लिख सकते हो, द रिड्यूस्ड प्रेशर at which last drop of liquid is remain, last drop of liquid is remain, that pressure is known as, otherwise that point is known as dew point, that is dew point. Is it okay? ये हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज करते जा रहे हैं और इस तरह से हमें बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट मिल गया। इतना क्लियर हो गया? चलिए तो अब आगे जाते हैं, चेक करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है और उसके लिए हम क्या क्या चीजें इसमें से यूज करेंगे। ये ग्राफ बराबर से याद कर लो, हर एक पॉइंट जो बराबर से देख लो, मिटा देते हैं इसको। ओके, ये पॉइंट्स एज्यूम किए हैं ना? हाँ बेटा, नेहा, यस बेटा, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमने एज्यूम किया है, इसी पॉइंट को हमने एज्यूम किया है कि बबल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे वो फर्स्ट वेपर का ड्रॉप बनेगा और ये ड्यू पॉइंट जहां पे फर्स्ट यानी लास्ट जो आपका लिक्विड था उसका एक ड्रॉप बचा रहेगा, ठीक है। चेतन का क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट द बेंड इन ग्राफ?
अच्छा, जो बैंड इन ग्राफ था वो क्या था? वो वेपर फेज के लिए था, याद है ना? सेकंड ग्राफ हमने आज बनाया था, सेकंड ग्राफ हमने बनाया था जिसमें हमने वेपर प्रेशर वर्सेस वाई ए का ग्राफ बनाया था, वाई ए और वेपर प्रेशर वर्सेस वाई ए का ग्राफ था। तो वेपर प्रेशर और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उसका ग्राफ क्या मिलेगा मुझे? ऐसा बैंड मिलेगा, राइट? तो वो वेपर फेज है। और जो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, जो स्ट्रेट लाइन थी, तो एस डी है, तो ऐसे ऊपर जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या शो करता था? वो आपका लिक्विड फेज के लिए ग्राफ शो करता था, राइट? लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के साथ का रिलेशन था, ठीक है? ओके, चलिए अब हम आपको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का कंसेप्ट बता देते हैं। और हाँ, एक काम मैं आपको दे रहा हूं, एक काम मैं दे रहा हूं आपको, आपको मुझे वेपर प्रेशर वर्सेस सॉरी 1/XA वर्सेस 1/YA इसका ग्राफ बना के दिखाना है। इसका ग्राफ आपको क्या होगा वो बताना है, और आपको ये बताना है कि इसमें क्या इसका इंटरसेप्ट होगा और क्या इसका स्लोप होगा, राइट? स्लोप और इंटरसेप्ट आपको बताना है। 1/XA वर्सेस 1/YA का ग्राफ बना के दिखाना है। आपके पास रिलेशन है, उस रिलेशन से चेक करके मुझे ग्राफ बना के ग्रुप पे मत भेजना, चलो ग्रुप पे भी भेज सकते हो, मैं आपको ये अलाउ करता हूं कि आप ग्रुप पे वो आंसर दे सकते हो, भेज सकते हो। आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। और एक चीज, जो बच्चा इस चीज को ग्राफ को सही से बनाएगा, सही से उसका जो स्लोप है वो बताएगा, और उसका इंटरसेप्ट जो सही से बताएगा मुझे, उसको मैं एक सिल्क डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, याद रखूंगा मैं और आप भी याद रखना, एक सिल्क पक्का सिल्क खिलाऊंगा। बढ़िया सा ग्राफ है, मस्त ग्राफ है, दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। और मैंने आपको बोल दिया, देखो बच्चा, बेटा सब लोग सुन लो, केमिस्ट्री में दो तरह के ही ग्राफ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व वाला होगा, ठीक है? तो दो में से कोई एक ही टाइप का ग्राफ होगा, कैसा होगा वो आपको बताना है, ठीक है? चलिए डन, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं फटाफट जल्दी से। ए और बी का सॉल्यूशन है मेरे पास। ये ए है, ये बी है, चलिए ए है और बी है। ए ज्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए ए के ज्यादा मुझे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। हमने यहां भी यही एज्यूम किया है कि P नॉट ए इज ग्रेटर देन P नॉट बी। प्योर ए का वेपर प्रेशर प्योर बी के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, ये ज्यादा वॉलेटाइल है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके दे देता हूं, यहाँ पे होगा XA एंड XB, यहाँ पे होगा XA एंड XB, यहाँ पे होगा YA, यहाँ पे होगा YA एंड YB, यहाँ पे होगा XA एंड XB। चलिए ऐसा लिख देते हैं,
यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। गॉट इट? ये YA है और YB है, ये XA है और XB है, और ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, यहाँ पे इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, तब जो भी प्रेशर मुझे यहाँ पे मिलेगा उसको हम बोलेंगे इसका वेपर प्रेशर। ठीक है? अब आप जानते हो कि ये जो वेपर्स यहाँ पे बन रही है, वो वेपर्स में आपका A का अमाउंट ज्यादा है और B का अमाउंट कम है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब कि मुझे जो A और B है उसको सेपरेट करना है, A और B को मुझे सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैं काम करता हूं, अगर मैं इस वेपर्स को कंडेंस कर दूं, अगर मैं कंडेंस करके एक और वेसल यहां पे ले रहा हूं मैं, और यहां पे मैं इन वेपर्स को यहां पे इकट्ठा कर रहा हूं, और यहां पे मेरे पास है कंडेंसर, ये कंडेंसर है यानी कूलर। ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम क्या होता है, ये जो वेपर्स होती है ना, जो यहां से वेपर्स इस वेसल में जाएगी, यहां से जो वेपर्स निकली वो यहाँ पे इस कंडेंसर के थ्रू पास होगी, और जैसे ही कंडेंसर के थ्रू पास होगी ना, वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। कंडेंसर उस वेपर को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, कंडेंस बोले तो लिक्विफाई कर देगा, और आपको यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में मिलता जाएगा। अब इस लिक्विड फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, XA डैश और XB डैश का वैल्यू होगा। ये लिक्विड फेज में कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा XA और XB का। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, ये XA डैश और XB डैश जो है, इनका वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके, YA और YB के। YA इज इक्वल टू XA डैश हो जाएगा और YB इज इक्वल टू XB डैश हो जाएगा। समझना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां से जो वेपर्स बनी थी उन्हीं वेपर्स को यहां पे लिया है, मतलब यहाँ पे वेपर्स के अंदर जो XA और YA का जो अमाउंट था ना, वही यहाँ पे यानी YA और YB का जो अमाउंट था वही कहां पे आ रहा है, एज अ लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, यानी XA डैश और XB डैश के फॉर्म में आ रहा है। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्टिल अभी भी यहाँ पे क्या होगा, ये भी वेपर्स में जाएगा बाद में, सर्टेन टाइम के बाद वापस यहाँ पे मेरे पास A और B की वेपर्स मिलेगी। ये A की वेपर्स है जिनका साइज बड़ा है, ये B है जो छोटा साइज वाला है। तो यहाँ पे मुझे A की वेपर्स और ज्यादा मिल गई, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे यहाँ पे जो B होगा, B का अमाउंट यहाँ पे जो है वो कम अमाउंट यहाँ पे आया, अब उसमें से जो वेपराइज होगा तो डेफिनेटली A का वेपर प्रेशर यानी वेपराइजेशन इजी है, ज्यादा वॉलेटाइल है A, तो ज्यादा वॉलेटाइल तो उसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी। ऑलरेडी B यहाँ पे तो कम ही था तो उसकी वेपर्स और कम बनेगी। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो यहाँ से और तीसरा वेसल बनाता हूँ, तीसरा वेसल बना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वापस जो यहाँ पे X डबल डैश A और Y X डबल डैश B, X डबल डैश A और X डबल डैश B A जो बनेगा यहाँ पे तीसरे वेसल में, जो X डबल डैश A और X डबल डैश B जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये YA डैश और YB डैश के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को बेटा, समझ में आ रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, XA का वैल्यू जो है वो क्या होता जाएगा, इंटेक रहेगा यानी बढ़ता जाएगा, जबकि B का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एट द एंड ऐसे 4-5 बार करोगे तो लास्ट में बचेगा सिर्फ क्या, A, B जो है वो आएगा ही नहीं, मतलब इसका क्या हो गया, A और B का सेपरेशन। तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मगर इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताए, यानी 2 स्टेप्स बताए हैं, तो इसके बाद वाले स्टेप्स आप समझ आ सकते हैं आपको। काम की चीज ये है, ये चीज जो मैंने बताई ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ये काम का y is equal to x dash और y b is equal to x b dash. Is it clear? अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे आपको ये चीज बराबर से और समझ में आ जाएगी। हमारे पास 5-10 मिनट है तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है a mixture of volatile A and B ideal solution। अच्छा, यहां पे वर्ड यूज किया है आइडियल, तो यहां पे भी एक चीज याद रख लो, दिस concept is applicable to ideal solution only. This concept or fraction distillation is applicable to ideal solution only. अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। मगर अभी सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट यानी एक वर्ड याद रख लो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई इंटरेक्शन या अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो, ये सारी चीजों को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। मगर डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी ये फॉर्मूला में कोई काम में नहीं आने वाला। Mixture of volatile A and B make ideal solution in which A and B are taken in 2 moles and 3 moles respectively। ठीक है, और दिया है आपको P नॉट A is equal to 200 mm and P नॉट B is equal to 300 mm। ठीक है, आपको फर्स्ट एक चीज कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट YA and YB, YA and YB in original solution। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट YA and YB in original solution। ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन, और इसको बोला जाता है फर्स्ट कंडेंसेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट, ये फर्स्ट कंडेंसेट है। उसके बाद वाला होगा वो सेकंड कंडेंसेट होगा। तो अब सेकंड में आपको ये पूछा है, कैलकुलेट YA dash and YB dash in first condensate। ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। जल्दी फटाफट चेक करो, मुझे कैलकुलेट करके बताओ YA और YB का फर्स्ट वाला पार्ट आप कैलकुलेट कर लो, फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो। आपके पास है अभी 5 मिनट, फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेट कर लो, और डायरेक्ट मैंने सिखाया उसी तरह से करना, YA ओवर YB का रेशियो ले लेना, रेशियो से आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा।
चलिए ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। यस सर, ओके। संकल्प 4/30 9/30 जगास करेक्ट है। वाई बी फाइन, सही है। सतीश वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट है। श्रेया वेरी गुड। अब हो गए आप लोग चैंपियन, चैंपियन, ब्रावो इज अ चैंपियन। कीर्ति, कनक वेरी नाइस, यूसुफ वेरी नाइस, यश गुड, श्रुति यस यस वेरी गुड। वाई और वाई बी का वैल्यू करेक्ट है, 4/13 एंड 9/13। आ गया ना, वो रेशियो है ना 4/9। 4/9 है तो क्या करोगे, 4 + 9 यानी 30, 4/13 एंड 9/13। वेरी नाइस, हो गए अब आप चैंपियन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विशाल, अंकित, चंचल, अनंत, यश वेरी गुड, लगे रहो। चलो फटाफट अब YA' और YB' का वैल्यू भी बता दो। क्या करोगे, अभी रिलेशन बताया ना मैंने, YA YB इज इक्वल टू क्या होता है, XA' X'A X'B। बस, बाकी तो आपके पास फॉर्मूला है। वहां भी YA' और YB' का रेशियो ले लो, आंसर। चलो करो जल्दी। इसका रेशियो मिलेगा आपको 8/27। तो YA' क्या हो जाएगा, 8 बाई टोटल करो कितना हो 35, और YB' कितना हो जाएगा 27/35, राइट। ओके, 8/35 27/35, वेरी नाइस। चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं, करेक्ट है। अब देखो, एक मिनट, फटाफट 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 देख लो। देखो यहाँ पे YA 4/13 और 9/13 YB, YA और यहाँ पे YA' देखो 8/35 एंड 27/35। तो आपको जो ये वैल्यू मिल रहा है, वो वैल्यू के हिसाब से हम क्या चेक कर सकते हैं, 8/35 करो, जो वैल्यू एक्चुअल में आएगा वो क्या होगा, करीब करीब 0.7 के आसपास आ जाएगा। फोर बाई 13 कर रहा हूं पहले मैं, 4/13 0.30, 8/35 कर रहा हूं 0.22, 27/35 0.77, और इसका क्या हो जाएगा करीब 0.7, यानी 6/9 जितना होगा कुछ। 9/13 है ना, हाँ 0.69, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, किसका वेपर प्रेशर हाई है, P0B का वेपर प्रेशर हाई है 300। मतलब इस वाले केस में क्या है पता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में P0A से P0B जो है वो क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। B जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है बेटा, देखो B ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि उसका प्योर का वेपर प्रेशर ही ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट वेसल में था 0.69,
ये सेकंड वेसल में हो गया 0.77, मतलब बी जो है वो क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है, तो सेकंड वेसल में उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, थर्ड में और बढ़ जाएगा, फोर्थ में और बढ़ जाएगा, तो इवेंचुअली लास्ट में जाके यही बचेगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। इससे यहाँ पे कम हो गया ना, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, तो अमाउंट में ये कम हो गया, अमाउंट में कम हो गया, मतलब वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के टाइम पे कम धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इज इट ओके? ये क्लियर हुआ? जो ज्यादा वोलेटाइल है वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सो आज यहां तक रुकते हैं हम, जुड़े रहें। इजी केमिस्ट्री विद सम्राट सर। बी सेफ, स्टे एट होम, डू योर वर्क, क्वेश्चंस करो। मैंने जो ग्राफ बताया वो ग्राफ दिमाग लगाओ। मैं 2 दिन दे रहा हूं, 2 दिन दे रहा हूं, कल नहीं परसों आंसर बताऊंगा, दिमाग लगाओ, राइट? चलो, थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।